ओके, सो हम लोग का पिछली क्लास तक इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हो गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए सबसे पहले जो आप लोगों को क्वेश्चन मिला है वो तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। इसके पहले हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। तो सब लोग प्लीज साथ साथ में बनाते जाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर्स और यहाँ पे आपके अमाउंट के दो कॉलम्स होंगे। इसकी स्टार्टिंग जो होगी आपकी वो होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो निकल के आता है आपका वर्किंग नोट नंबर 1 से। ये वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे हम लोग। पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। इसके बाद इसमें आपको प्लस या माइनस करना होता है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो जितने भी आपके नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग होते हैं उन सभी का एडजस्टमेंट्स यहाँ पे होगा। तो इसके लिए नॉर्मली आपको छोड़नी होती हैं 5 लाइंस, बट क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बना रहे हैं सो यहाँ पे हम लोग थोड़े से ज़्यादा लाइंस छोड़ देंगे। इज दैट ओके? तो यहाँ पे आप छोड़ेंगे अप्रोक्सीमेटली 7 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद आएगा आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो यहाँ पे जो भी आपके आइटम्स आते हैं, यहाँ पे सब आइटम्स आएंगे आपके, इन सभी के अमाउंट्स पहले अंदर आएंगे। टोटल होके बाहर हो जाएगा ये। इसका अमाउंट डायरेक्टली आप बाहर से ही स्टार्ट करोगे। अब जितना आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसमें अगर आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल के आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपने नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटा दिया है तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता था? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट इसके जस्ट नीचे होता है। सो यहाँ पे प्लस होगा आपका इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऑब्लिक डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो सबसे पहले वाला सेक्शन आएगा आपका। सो यहाँ पे 3 लाइन्स आर सफिशिएंट। इसके बाद कंटिन्यूएशन यहाँ पे कर रहा हूं मैं। सो इट इज पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड अमाउंट। इसके बाद आप यहाँ पे करते हो माइनस, वहां पे आपने प्लस किया था इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स। फिर नेक्स्ट आता है आपका माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स ऑब्लिक डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे अगेन वी विल लीव 3 लाइंस। तो जो भी आइटम्स होंगे उनके अमाउंट अगेन बीच वाले अमाउंट कॉलम में आएगा, अमाउंट बाहर आ जाएगा और ये अमाउंट अल्टीमेटली ब्रैकेट में आएगा बिकॉज नेगेटिव का साइन लगा हुआ था।
यहाँ पे 3 आइटम्स 1 2 एंड 3 टोटल होके बाहर। सो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये अमाउंट को प्लस करना है, इस वाले को माइनस करना है, तब जाके आपका निकल के आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद इसमें माइनस होता है टैक्सेस पेड, ये माइनस होएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके क्वेश्चन में कुछ रिफंड नाम की कोई चीज गिवन है, अगर रिफंड गिवन है तो रिफंड ऑफ टैक्सेस यहां पे आकर प्लस हो जाते हैं, रिफंड ऑफ टैक्सेस यहां पे आके प्लस होगा। इसके अलावा प्लस ऑब्लिक माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हो जाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दैट इज एबनॉर्मल गेन्स या एबनॉर्मल लॉसेस यहां पे आकर प्लस या माइनस हो जाएंगे, फिर टोटल होके बाहर। अब अल्टीमेट जो आपका आंसर निकल के आएगा, दिस विल बी आइदर कैश फ्लो फ्रॉम या तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आंसर आपका पॉजिटिव आता है तो इट विल बी फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आएगा तो इट विल बी कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। So this is the format of your operating activity. Apart from that, यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाना होता है हम लोगों को, जिसकी स्टार्टिंग होती है आपकी नंबर 1 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। इसमें आप प्लस करते हो मेनली 4 चीजें। द फर्स्ट वन इज योर इंटरिम डिविडेंड प्लस जनरल रिजर्व, दैट इज कोई भी अमाउंट ट्रांसफर किया गया हो कोई भी टाइप के रिजर्व में, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसमें आप प्लस करते हो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस होता है आपका प्रपोज्ड डिविडेंड, इसके बाद यहां पर माइनस होता है रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस होगा। इसके अलावा एक और आइटम आ सकता है, अगर यहाँ पे आपने प्लस किया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा इसके जस्ट नीचे। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं प्लस ऑब्लिक माइनस, दिस विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद एट द एंड आपके पास निकल के आ पाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो एट द एंड आता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो ये रहा आपका पूरा फॉर्मेट फॉर योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग होगी वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट में आप निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी चालू हो जाएगा। इज दैट ओके? अब सबसे पहले बहुत ही स्पीड में छोटा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं कि ये आइटम्स आपको कहाँ कहाँ, कौन कौन से आइटम कहाँ कहाँ दिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, ये सबने कॉपी कर लिया है क्या? सबका हो गया? ठीक है। अब अगर इतना कॉपी कर लिया है सो यहाँ पे इतनी सी स्पेस में कर लेते हैं हम लोग। सो सबसे पहली चीज आपके पास जो गिवन है, जो सबसे पहली चीज स्टार्टिंग होती है, दैट इज फ्रॉम द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकल के आता है वो निकल के आता है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द सरप्लस। आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो में हमेशा ही आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट आएगी। तो बैलेंस शीट में एक आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही एक आइटम होता है जिसका नाम होता है सरप्लस। तो जो सरप्लस होता है आपके बैलेंस शीट में, उसमें आप करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर जब आप करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा
दैट इज योर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो गिवन है दैट इज योर इंटरिम डिविडेंड। ये सब लोग लिखते जाएंगे प्लीज, तुरंत तुरंत शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे में लिखते जाएंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कैसे निकल के आता है आपका, जो आपके पास सरप्लस गिवन होगा, सरप्लस का करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे आप, यू विल गेट द सरप्लस, दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इंटरिम डिविडेंड की इंफॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन रहती है इन दी एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसकी इंफॉर्मेशन गिवन होती है आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में। सिंपली उठाकर इसको क्या करना होता है, आपको प्लस करना होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट थर्ड आता है आपका जनरल रिजर्व। थर्ड आता है आपका जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपके अगेन क्वेश्चन में ही बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर गिवन रहता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जैसे आपको सरप्लस एक आइटम दिखता है, वैसे ही एक आइटम आपको क्या दिखेगा, जनरल रिजर्व। तो यहां पे भी आपको निकालने के लिए दैट इज जीआर का करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे, यू विल गेट द अमाउंट फॉर योर जनरल रिजर्व। नेक्स्ट आता है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के पहले हम लोग प्रपोज डिविडेंड एक बार देख लेते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड नंबर 4, प्रपोज डिविडेंड, आपका जो प्रपोज डिविडेंड होता है ये कहां गिवन रहता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो जैसे आपका इंटरिम डिविडेंड गिवन रहता है, वैसे ही आपका प्रपोज डिविडेंड भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है। और ये आप जो प्लस करोगे यहाँ पे, दैट विल ऑलवेज बी दी प्रीवियस ईयर्स फिगर। हमेशा ही प्रीवियस ईयर वाला फिगर ही यहाँ पे ऐड किया जाएगा। इतना हो गया। रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स भी आपका गिवन होता है। ये हो सकता है कि बैलेंस शीट में गिवन हो, या तो ये हो सकता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो। तो इसके डुअल इफेक्ट होते हैं आपके। तो पहला इफेक्ट होगा कि आप वर्किंग नोट में इसको कर दोगे माइनस, एंड इन योर मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहां पे आप कर दोगे इसको प्लस। तो ये हो गई आइटम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सटर्नल आइटम की बात की जाए, इतना हो गया सबका कॉपी। अब अगर नेक्स्ट बात की जाए नंबर 6, नंबर 6 इज योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, इसके अंदर आपके पास दो चीजें आ सकती हैं। इट कैन बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट इज एबनॉर्मल गेन, इट कैन बी योर एबनॉर्मल गेन, या तो ये हो सकता है आपका एबनॉर्मल लॉस। अगर आपका एबनॉर्मल गेन है तो अगेन इट विल हैव डुअल इफेक्ट। एक तो ये आपके वर्किंग नोट में जाकर माइनस हो जाएगा, समझिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। मैंने यहां लिखवाया था आपको वर्किंग नोट में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो भी होगा या तो वो प्लस होगा या तो वो माइनस होगा। तो माइनस कौन सा होगा वर्किंग नोट में, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है सपोज आपके पास इंश्योरेंस का क्लेम आ गया, या तो आप कोई सी लॉटरी जीत गए, या तो आप कोई पेंडिंग केस जो आपके पास चल रहा था वो जीत गए। इन तीनों के जो गेन होते हैं ये आपको नॉर्मल बिजनेस में नहीं होता। तो दीज आर योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट इज एबनॉर्मल गेन्स। तो इन सबको पहले यहाँ पे माइनस करना होता है, दैट इज वर्किंग नोट में। इसके बाद यहां पर एट द एंड इन योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी इटसेल्फ, यहां पे आकर ये प्लस हो जाएगा। तो जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट्स है इसके। तो पहले वो माइनस होगा, दैट इज गेन, गेन पहले माइनस होगा, उसके बाद जाकर आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट लॉस की बात की जाए तो लॉस पहले आपका वर्किंग नोट पे जाकर प्लस होगा और आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर ये
माइनस हो जाएगा। लॉस का मतलब जैसे कि हमारे फैक्ट्री में या हमारे ऑफिस पे लग गई आग, तो फायर की वजह से लॉस हो गया, तो यहाँ पे पहले आपको प्लस करना होगा, इसके बाद जाकर वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। नहीं, एक और चीज बची रह गई यहाँ पे, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर यहां तक क्लियर है तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स क्योर। प्रोविजन फॉर टैक्स समझ लेते हैं हम लोग। प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर देयर कैन बी 2 और 3 केसेस। तो सबसे पहला होता है आपका कि प्रोविजन फॉर टैक्स आपके गिवन होगा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में आपके पास गिवन होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। एक आपके पास होगा करंट ईयर का फिगर, एक होगा आपके पास प्रीवियस ईयर का फिगर। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें सपोज नहीं गिवन है। You have been just given with the information that is in the balance sheet, provision for tax, the current year and the previous year figure. There is no additional information about the same. So यहाँ पर suppose current year आपके पास given है 50,000, previous year given है suppose आपके पास 70,000। इस तरीके से अमाउंट्स given है, तो आपका जो भी करंट ईयर वाला फिगर होगा ये जाकर वर्किंग नोट में प्लस हो जाएगा विद द नेम प्रोविजन फॉर टैक्स। समझिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। आपके पास सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में अमाउंट गिवन है, बैलेंस शीट में गिवन है, तो जो भी करंट ईयर का होगा दैट इज जो लेटेस्ट ईयर 31 मार्च 2025 का होगा वो जाकर प्लस हो जाएगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से, और जो आपके पास प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा ये जाकर माइनस हो जाएगा आपके मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में विद द नेम टैक्सेस पेड। ये दिख रहा है आपको टैक्सेस पेड, तो यहां पर आकर प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट माइनस हो जाता है। तो ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट सिनेरियो जिसमें देयर वाज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, जस्ट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट। देखिए यहां तक सबका हो गया। दिस वाज द फर्स्ट बेसिक केस। अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस में आपके पास इस बार प्रोविजन फॉर टैक्स तो है, नंबर 2, केस नंबर 2, इसमें आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी। देयर विल बी एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसमें लिखा होगा टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर से ₹60,000। ये लिखा हुआ है आपके पास टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹60,000। तो जैसे ही आपने देखा कि आपके पास बैलेंस शीट में भी इंफॉर्मेशन है और आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, तो इसके लिए यू विल हैव टू मेक अ वर्किंग नोट। सो यहाँ पे यू विल मेक अ वर्किंग नोट, सब लोग बनाएंगे प्लीज साथ साथ में। सो इट विल बी प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा। सो इट विल बी पर्टिकुलर्स amount, particulars and amount। provision for tax that is particulars amount। so यहाँ पे सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग, अच्छा प्रोविजन फॉर टैक्स इज बेसिकली योर करंट लायबिलिटी, इट्स अ लायबिलिटी। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी आपकी? क्रेडिट साइड से। तो इसकी स्टार्टिंग होगी क्रेडिट साइड से, तो वी विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपके पास जो प्रीवियस ईयर का फिगर होगा दैट विल बी द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग दैट इज द करंट ईयर विल बी योर क्लोजिंग। सो यहाँ पे प्रीवियस ईयर 70,000, यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के
वील राइट टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ गया आपका करंट ईयर का 50,000 एंड वील क्लोज दिस अकाउंट, वील सिंपली क्लोज दिस अकाउंट। यहां पे आपके पास गिवन है टैक्सेस पेड। टैक्सेस पेड का मतलब है जितना आपने अमाउंट पे किया, और आपने कैसे पे किया हुआ, थ्रू योर बैंक अकाउंट। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू बैंक। जैसे कि हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखा था कि मशीनरी जब भी परचेज हो रही थी तो टू बैंक हो रहा था, वह हमारे पास से बैंक बैलेंस कम हो रहा था, हमारे पास से कैश जा रहा था। तो टू बैंक मतलब कि कैश जाना, तो टू बैंक का मतलब हो गया यहाँ पे टैक्सेस पेड। तो हमेशा ही टैक्सेस पेड यहीं पे ही आएगा। टू बैंक विल ऑलवेज बी योर टैक्सेस पेड, हमेशा ही डेबिट साइड। इस बार ये गिवन है आपको 60,000। अब आप टोटल करेंगे तो आपका डेबिट साइड इज कमिंग हेवियर, 1,10,000 ऑन बोथ द साइड्स, so there is a balance of 40,000. So 40,000 is the amount जितने का ये आएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। दिस इज बेसिकली प्रोविजन मेड, प्रोविजन मेड, इतने का आपने प्रोविजन बनाया होगा। तो अगर यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा होता प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, जैसे यहां पे लिखा हुआ है टैक्सेस पेड, अगर प्रोविजन मेड होता तो पहले आप यहां पे लिख रहे होते और बैलेंसिंग फिगर आपका यहां पर आता। इस बार क्या हुआ है, आपको ये गिवन था, आपको ये निकालना है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये गिवन और आपको ये निकालना हो। इसका इफेक्ट क्या होगा आपका, टैक्सेस पेड जाएगा आपका यहां पर, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जो आपने प्रोविजन बनाया है ये जाएगा इधर प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। सो ये वाला अमाउंट जाएगा आपके वर्किंग नोट में, प्लस हो जाएगा। इज दैट ओके? सो ये था एक शॉर्ट ओवरव्यू। ये हम लोगों ने अभी जब समझा है द फुल वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में जितने भी आइटम्स हैं ये हम लोगों ने जस्ट अभी देख लिए। अब आते हैं हम लोग वर्किंग नोट में, हमारा निकल के आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना सीख लिया, बिफोर टैक्स भी निकालना सीख लिया। इन सभी को आप प्लस माइनस करेंगे, यू विल गेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वही अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस हेडिंग के अंदर, ये जो यहाँ पे हेड डाला हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स आ सकते हैं। लाइन छुड़वा दी है मैंने आपको। जो आपका फुल फ्लेजेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है वहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ 5 लाइंस में, टू द मैक्स 5 लाइंस में काम हो जाता है। बट क्योंकि हम लोग ऑपरेटिंग बना रहे हैं तो इसमें हो सकता है आइटम्स ज्यादा गिवन हो। तो इन पांचों सातों आइटम्स जो लाइंस छूटी हुई हैं यहाँ पे क्या क्या आएगा, ये भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 8, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इस हेड के अंदर कौन कौन से आइटम्स आएंगे ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जब उन्होंने पढ़ा था एग्जैक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे वो सब चीजें आती हैं जो रिलेटेड आइटम्स होते हैं आपके इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के। ऑल द रिलेटेड आइटम्स ऑफ द इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी अपीयर हेयर। ठीक है, जैसे कि अगर इन्वेस्टिंग की बात की जाए, इन्वेस्टिंग में हम लोगों ने देखा था रेंट रिसीव्ड, एक आइटम था रेंट रिसीव्ड, जो वहां पे हम लोगों ने किया था प्लस, क्योंकि दैट वाज द पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट क्योंकि रेंट रिसीव आपकी इनकम है तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गई होगी, उससे आपका नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा। और हम लोग यहाँ पे ऐसा नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग नेचर की चीजें हों, इसलिए हम लोग यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट कर रहे हैं।
तो ये क्योंकि बिलोंग करता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को, इससे प्रॉफिट बढ़ चुका होगा तो करना होगा आपको माइनस। तो जो चीजें वहां प्लस हुई थी वो सब माइनस हो जाएंगी, तो रेंट रिसीव्ड माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम एक और देखा था हम लोगों ने, इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमारे इन्वेस्टमेंट्स थे, उसमें से इंटरेस्ट आया था, वो माइनस हो जाएगा। सपोज हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, तो यहाँ पे हमको डिविडेंड मिला था जो वहां पे प्लस हुआ था, यहाँ पे आकर माइनस। एक और चीज लिखवाई थी मैंने आपको, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो ये चार चीजें हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को रिलेट करती हैं, जो वहां पर प्लस होती हैं बिकॉज इट्स द कैश का इनफ्लो, बट यहां पे आकर वो माइनस हो जाएंगी क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कहलाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज फोर और भी आइटम्स हैं जो वहां पे इन्वेस्टिंग का पार्ट होते तो हैं, पर हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसका कुछ किया नहीं था क्योंकि वो थे आपके नॉन कैश। एग्जाम्पल था उसका डेप्रीसिएशन। सो डेप्रीसिएशन हो गया, एमोटाइजेशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया। इन सभी में कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा था, ना आउटफ्लो हो रहा था, इसलिए वहां पे नहीं थी। बट दीज आर योर लॉसेस और दी एक्सपेंसेस, जिससे आपका प्रॉफिट जरूर कम हो गया होगा, और ये बिलोंग करते हैं किस एक्टिविटी को, आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे आकर इसको प्लस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो ये हो गए आपके आइटम्स। बेसिकली यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग भी हो गया और नॉन कैश भी हो गया, विच आर रिलेटेड टू दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इटसेल्फ। फाइनेंसिंग के आइटम्स अभी बचे हुए हैं, तो इतना लिख लिया सब लोगों ने, हो गया। सो यहां पर इसके बाद आता है आपका आइटम्स विच आर रिलेटेड टू योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जैसे कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा था इन्वेस्टिंग में, आप फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट पे करते हो, तो क्योंकि पे करते हो तो वहां पे माइनस किया था, तो यहां पे हो जाएगा प्लस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। Interest on borrowings, it can be on the bank loan, debentures, public deposits, bank overdraft, cash credit, anything। जो जो भी चीजें रिलेट करती हैं आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी को, जहां जहां से आपने फाइनेंसेस ऑब्टेन किए हैं, वही सब चीजें यहाँ पे आकर प्लस हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका प्लस होगा शेयर इशू एक्सपेंसेस। अब शेयर इशू एक्सपेंसेस में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका शेयर इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो जाता है फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। देखो हम लोग जो भी लॉसेस होते हैं जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी को रिलेट करते हैं, वो सब के सब को राइट ऑफ होना होता है। अगर वो राइट ऑफ कर लेते हो आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम से, इसका साफ मतलब ये है कि आपने उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाला होगा। अगर कोई चीज आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाली है तो वो यहां पे अपीयर नहीं होगी। कहने का सिंपल सा मतलब ये है, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड रुपीज से 50,000, अगर 50,000 आपने शेयर इशू एक्सपेंसेस पे किए हैं तो बट ऑब्वियस है कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉमा विच वॉज रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था पिछली क्लास में, अगर वो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होता है तो यहां पे उसको आप प्लस नहीं करोगे। इज दैट ओके? ये शेयर इशू एक्सपेंसेस यहां पे तभी आएंगे जब सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ ना हुआ हो, तो ही आप मानोगे कि वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में गया होगा, तो ही उसने आपका प्रॉफिट कम किया होगा, तो ही आप उसको प्लस करोगे। सेम सिनेरियो गोज विद द अंडरराइटिंग कमीशन एज वेल। जो आपका अंडर राइटिंग कमीशन होता है
देखिए क्या होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम इज बेसिकली और इनकम। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपके पास आता है, प्रीमियम आता है अगर आपके पास शेयर्स को इशू करने पे, डिबेंचर्स या पब्लिक डिपॉजिट्स को इशू करने पे, तो वो आपके लिए एक इनकम, एक प्रॉफिट है। तो कंपनी चाहती है, कंपनी ट्राई करती है कि जो भी आपकी इनकम हुई है फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसी इनकम में से आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लॉसेस कवर अप हो जाएं। अगर कवर अप नहीं हो पाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो फिर आप किसकी हेल्प लोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है डिबेंचर्स वाला, वहां पे हम लोग राइट ऑफ करते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो पहले हम लोग क्या ट्राई करते हैं? उसको राइट ऑफ करें कहां से? सिक्योरिटी प्रीमियम से। इसके बाद ही हम लोग कहां पे आते हैं? अपने स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ये लाइन देखनी होगी कि अगर वो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हुआ है तो यहां पर नहीं आएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जब उन्होंने देखा था, जब उन्होंने पे किया था, उसकी थर्ड एंट्री हम लोग जो करते थे दैट वाज स्टेटमेंट ऑफ पी&एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो वो होता ही हमेशा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल है, तो ये तो यहीं पे ही आएगा। नेक्स्ट, अगर आपने डिस्काउंट अलाउ किया, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर्स को इशू किया डिस्काउंट पे, तो पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं हो पाता है तो फिर आप किसका हेल्प लोगे? स्टेटमेंट ऑफ पी&एल की। इज दैट क्लियर? सो यहां पर अगर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से हुआ है तो यहां पे आ जाएगा, नहीं तो यहां पे नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब यहां पे प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपके पास प्रीमियम आता है तो यूजुअली वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ही जाता है, पर कभी कभी वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं। ऐसा कभी होगा नहीं तो हम लोग उसको हटा ही देते हैं हम लोग। सो यहाँ पे टोटल 8 आइटम्स लिखवाए थे मैंने आपको। एक था इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट था आपका प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, जो यहां पर नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि वो जाता ही सिक्योरिटी प्रीमियम में। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और लिखवाया था मैंने आपको, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी यहां पर नहीं लिखूंगा, क्योंकि जिस साल, देखिए कैश फ्लो आप बना रहे हो सपोज इस साल, और प्रीमियम सॉरी डिबेंचर्स को आप रिडीम कर रहे हो इसी साल, पर डिबेंचर्स को आपने इशू कब किए होंगे? आज से 4-5 साल पहले। तो हम लोगों ने जब डिबेंचर चैप्टर पढ़ा था, हम लोगों ने जिस टाइम पे इशू किया था उसी के साल के एंड में हम लोगों ने वो लॉस को राइट ऑफ भी कर दिया था। तो यहाँ पे प्रीमियम, दोनों ही प्रीमियम्स नहीं आएंगे। सो इट इज प्रीमियम ऑन, चाहे वो रिडम्पशन हो चाहे प्रीमियम ऑन इशू हो, ये दोनों चीजें यहां पर नहीं अपीयर होंगी। इसको प्लीज लिख के काट देंगे आप लोग। नेक्स्ट, इसके अलावा 2 और आइटम्स थे वहां पे, वो भी कटेंगे। नेक्स्ट था आपका इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड भी आपका रिलेटेड आइटम था, वो भी कटेगा। वो इसलिए हम लोग कैंसिल ऑफ कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये वर्किंग नोट में जाकर प्लस हो चुका है, तो यहां पे प्लस करने का कोई सेंस नहीं है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग प्लस कर चुके थे, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। एक और आइटम था लास्ट, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये भी हम लोग अल्टीमेटली वर्किंग नोट में कर चुके हैं। तो ये 4 चीजें वोंट अपीयर इन योर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, बस ये 4 चीजें आती हैं। तो ये हो गया आपका ओवरव्यू ऑफ योर आइटम्स रिलेटेड टू योर एडजस्टमेंट्स। ये हो गया नंबर 8। अब आते हैं 9th।
नाइन्थ आइटम जो है आपके पास, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। सो नाइन्थ, हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शंस देख लेते हैं पहले तो। एक्सेप्शंस फॉर करंट लायबिलिटीज, एक्सेप्शंस फॉर करंट लायबिलिटीज, ऐसी करंट लायबिलिटीज जो करंट लायबिलिटीज होने के बावजूद भी यहां पर नहीं आएंगी। कौन कौन से आइटम्स है वो? एक है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, दूसरा है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स ऑब्लिक बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म लोन्स ऑब्लिक बोरोइंग्स। नेक्स्ट, कैश क्रेडिट, क्योंकि दीज थ्री आर द एक्सेप्शंस, ये हैं आपके एक्सेप्शंस फॉर योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ जाते हैं आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा दो और आइटम्स हैं जो करंट लायबिलिटी में ही आते हैं पर यहां पे नहीं आएंगे। कोई बता पाएगा? सोचिए प्लीज, दो और आइटम। सो इट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये हम लोगों ने पिछले फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए हो तो जितना पे नहीं किया है उतना माइनस करके शो करोगे फाइनेंसिंग में। बट यहाँ पे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है, इसका काम आपने ऑलरेडी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कर लिया होगा। इस चीज का मेनली ध्यान रखेंगे आप लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और आइटम था अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड ये भी आपका होता करंट लायबिलिटी है पर यहां पे नहीं आएगा, इसका कुछ भी काम नहीं आएगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब लिख के रख लेंगे प्लीज। So these are the exceptions for your current liabilities. अब देखेंगे नंबर 10th, exceptions for your current assets. Exceptions for the current assets. Exceptions for current assets. Yes, tell me. कौन कौन से? सबसे पहले तो एक आइटम होता है, दैट इज योर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सो मेनली थ्री आइटम्स होते हैं आपके, कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इज दैट ओके? समझता है यहां तक? तो ये खत्म हो गया आपका आइटम्स, और ये भी खत्म हो गया। करंट इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट ओनली, यहीं पे आएगा वो। हाँ हाँ हाँ, यहीं पे आएगा वो। ओके, इस चीज का ध्यान रखेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट्स आपका यहीं पे ही अपीयर होगा। वहां पे नहीं आएगा, एज पर दी फॉर्मेट वहीं पे आएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए प्लीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स आईएससी में और सीबीएसई में। आईएससी में वो करंट एसेट का ही पार्ट है, और सीबीएसई में वो नहीं, सीबीएसई में वो करंट नहीं करंट, हाँ यहाँ पे वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। गलत बोल रहा हूँ क्या? उल्टा बोल दिया शायद मैंने, है ना? हाँ ठीक है ठीक है, यस। तो यहाँ पे ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है, इस चीज का प्लीज ध्यान रखेंगे। तो आईएससी वाले करंट एसेट्स मानते हैं इसको, और सीबीएसई वाले इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में प्लस माइनस हो जाएगा।
ओके, तो ये आई सपोज खत्म हो गया यहाँ पे सबके सब आइटम्स। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ओवरव्यू। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे जो मैंने आपको प्रिंट आउट दिए हुए हैं। वो भी नहीं आएगा। एक और चीज, 1 2 3 4, लास्ट एक और लिख लेंगे प्लीज, अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था करंट एसेट्स में। जब हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ा था तो अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है ऐसा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिलना बाकी है ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जिसका काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके होते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो यहां पे वो अपीयर नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इज अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड बोरोइंग्स जो होते हैं, दोज आर द पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लाइकवाइज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का मतलब होता है जो आपने छोटे मोटे 1 साल के अंदर के लिए लोन लेके रखे हुए हैं, अगेन द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। यहां पे जो लोन आपने दे के रखा हुआ है, आपका मेन काम धंधा ये नहीं है कि लोगों को आप लोन देते रहो। बाय चांस आपने किसी को लोन दे दिया है तो वो आपके धंधे का पार्ट नहीं है, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर मेन कोर बिजनेस ऑपरेशंस। तो इसलिए वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। ओके, तो ये रहे आपके एक्सेप्शंस फॉर योर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब अगर इतना हो गया है तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो सब लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे प्लीज, एक बार गो थ्रू कर लीजिए क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, जिसमें मैंने ट्राई किया था मैक्सिमम चीजें डाल पाऊं, वैसे ही मैंने यहाँ पे भी मैक्सिमम चीजें ही डाली हैं, ताकि आपका एक ही क्वेश्चन में पूरा पूरा रिवीजन ही हो जाए।
सबका फॉर्मेट रेडी है? सबका कोई बचा अभी भी? चलो, अगर फॉर्मेट रेडी है तो मैंने जैसे बताया, नंबर 1 एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले हम लोग आ गए। यहाँ पे नंबर 1 गिवन है आपको प्रपोज डिविडेंड। हम लोग हमेशा ही यहाँ पे प्रीवियस ईयर का फिगर लेते हैं, तो प्रीवियस ईयर कितना गिवन है आपको? 90,000। करंट ईयर को हम लोग हमेशा ही इग्नोर करते हैं, वी ऑलवेज इग्नोर दी करंट ईयर फिगर। हम लोग लेना हमेशा प्रीवियस ईयर होता है। अच्छा, ऊपर थर्ड नंबर पे नोट्स अकाउंट्स में देखेंगे अगर आप, तो वहां पे अनक्लेम्ड डिविडेंड दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब होता है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं ये, अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब कि ऐसा डिविडेंड जो अभी तक आपने पे नहीं किया, जो आपने पे अभी तक, तो अगर आपने पे नहीं किया है तो कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ होगा, इसका इफेक्ट आपका आता है इन योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ऐसा कोई भी काम नहीं होता। जस्ट अभी लिखवाया था मैंने आपको, एक्सेप्शंस फॉर करंट लायबिलिटीज लिखवाया था। तो अनक्लेम डिविडेंड लिखा भले है यहां पे, इसका आपको कुछ करना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का अमाउंट लोगे 90,000। एक बात बताइए, अगर ये क्वेश्चन में फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर आप कर रहे होते, तो बताइए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना माइनस कर रहे होते हैं आप? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप डिविडेंड पेड को माइनस करते हो आप। तो एक तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं प्रीवियस ईयर का 90,000, कुछ याद है? हम लोग लेते हैं 90,000, और अगर आप ध्यान से देखो तो आपका अनक्लेम डिविडेंड प्रीवियस ईयर से करंट ईयर बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया है ये? 60,000 से। मतलब आपने प्रपोज भले 90,000 किया था, 60,000 रुपए आप पे नहीं कर पाए, तो आपने अल्टीमेटली पे किया कितना होगा? आप 30,000 रुपीज माइनस कर रहे होते अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इससे कोई मतलब नहीं है, आप यहां पे प्रीवियस ईयर वाला ही अमाउंट ऐड करोगे। इज दैट ओके? सो यहां पे प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है मैंने यहां पे, सो यहां पे आ जाएगा आपका 90,000 रुपीज। तो प्रपोज डिविडेंड 90,000 रुपीज आ जाएगा बिना कुछ इसका एडजस्टमेंट किए। ठीक है, ये जो लिखवाया था मैंने आपको, ये लिखवाया था मैंने फॉर योर फाइनेंसिंग, तो किसी काम का नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास नंबर 2, दिख रहा है सबको? सेकेंड पॉइंट इज मशीनरी कॉस्टिंग 2 lakhs, accumulated depreciation they are on 50,000, sold at a profit of 20,000. now we will have to make an account. ये हम लोग इसका अकाउंट बनाया करते थे फॉर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी दो चीजें जाती हैं, एक तो डायरेक्टली गिवन है प्रॉफिट, और एक डेप्रीसिएशन निकालने के लिए वी विल हैव टू मेक अ एक्टिविटी डेप्रीसिएशन अकाउंट। सो लेट्स डू वन थिंग, हम लोग डायरेक्टली एक अकाउंट बना लेते हैं एक्टिविटी डेप्रीसिएशन का। तो प्लीज कम टू योर वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 पे आएंगे सब लोग, वर्किंग नोट नंबर 2 पे आएंगे और बनाएंगे यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। प्लीज मेक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, क्योंकि हमको सिर्फ इसका ही काम है। सो यहां पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में आप क्या करते थे हमेशा? कहां से स्टार्टिंग होती है आपकी? तो ये हो जाएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे आ जाएगा आपका टू बैलेंस कैरीड डाउन। कितना गिवन है ओपनिंग? ऊपर चेक करिए प्लीज नोट्स अकाउंट्स में। यहां पे आपके पास ओपनिंग फिगर गिवन है 2 lakhs एंड क्लोजिंग कितना है? 3 lakhs। तो ये ओपनिंग आ जाएगा यहां पे 2 lakhs,
और क्लोजिंग आ जाएगा आपका 3 लाख। जैसे ही आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग आ गया, अब यहां पे क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है accumulated depreciation thereon is rupees how much? 50,000। कहां लिखते थे हम लोग इसको? टू साइड। तो डेबिट साइड में आएगा आपका टू व्हाट? टू मशीनरी अकाउंट। ये आ गया 50,000। क्लोज करेंगे, आपका डेबिट साइड इज कमिंग हैवियर, यहां पे भी आ जाएगा 3,50,000। सो यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा दैट विल बी नोन एज द डेप्रीसिएशन अकाउंट। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है 1,50,000। This is your balancing figure that is coming as 1,50,000. Is that okay? अब ये 1,50,000 is the depreciation which has been charged during the current financial year. यही चीज आपका लिखेंगे आप लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में आएंगे, प्लीज एडजस्टमेंट्स में, एंड we'll write depreciation on machinery 1,50,000। depreciation on machinery 1,50,000। यस, ये आ रहा है आपके बीच वाले कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन रहा है, सो ये अमाउंट बीच वाले कॉलम में आ रहा है। दिस इज 1,50,000। नेक्स्ट, ये हो गया आपका। अब यहां पे लिखा हुआ है कि आपने इसको कितने में बेचा है? प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 20,000। सो दो ही चीजें ऐसी होती हैं जो यहां पे आती हैं, एक आता है आपका डेप्रिसिएशन, दूसरा आता है या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000 इन दी ब्रैकेट्स, क्योंकि इस प्रॉफिट के वजह से आपका नेट प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा, करना पड़ेगा आपको माइनस। जस्ट अभी देखा था हम लोगों ने जब यहाँ पे आइटम्स देखे थे। सो ये खत्म हो गया आपका सेकंड पॉइंट। बाकी हम लोग को मशीनरी अकाउंट से कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि वो रिलेट करता है आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। इज दैट ओके? ठीक है। अब अगर यहां तक क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है आपके पास। नेक्स्ट गिवन है नंबर 3, डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन 1 अक्टूबर 2024। डिबेंचर्स आपने कब इशू किए? 1 अक्टूबर को। तो क्या डिबेंचर से हमको कोई मतलब होता है क्या? नहीं। बट किससे मतलब है हमको? डिस्काउंट। डिस्काउंट से मतलब है, और एक और चीज किससे मतलब है? इंटरेस्ट से। तो डिस्काउंट यहां पे देख लेते हैं हम लोग। डिबेंचर्स यहां पे आपके पास ये भी नोट्स अकाउंट्स में दिख रहा है आपको। सेकंड पॉइंट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिख रहा है क्या सबको? तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 8% डिबेंचर्स हैं। पहले थे वो आपके 2 लाख, अब कितने हो गए? तो कितने के इशू किए आपने? 2 लाख के। अगर आपने 2 लाख के इशू किए हैं तो ये किस पे इशू किए होंगे आपने? डिस्काउंट पे। कितने परसेंट डिस्काउंट पे? कितना डिस्काउंट आ गया? 20,000 रुपीज। तो ये डिस्काउंट, क्योंकि क्वेश्चन में देयर इज नो सिक्योरिटी प्रीमियम। प्लीज कम टू योर फर्स्ट नंबर ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स। रिजर्व्स एंड सरप्लस दिख रहा है क्या? दिख रहा है? तो यहां पे कुछ लिखा हुआ है कि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से? नहीं, आपके पास प्रीमियम था ही नहीं। तो आपने राइट ऑफ कहां से किया होगा इसको? अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। क्योंकि अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से किया है तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा आपका? क्या करना पड़ेगा? तो आएंगे प्लीज, लिखेंगे यहीं पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर्स, कितना अमाउंट? तो 20,000 का हम लोग को लॉस हो गया होगा, तो वही अमाउंट यहां पे आकर प्लस हो जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है, अब वर्किंग नोट नंबर 3 पे आ जाएंगे ताकि हम लोग क्या निकाल सकें, इंटरेस्ट निकाल सकें। सो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 पे आएंगे। सो यहाँ पे पहले आपके पास थे 2 lakhs जो चले होंगे फ्रॉम 1st April टू 30th of September। तो 2 lakhs का कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं ये? 8%। 2 lakhs का 8% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? नेक्स्ट फिर कितने चले होंगे आपके? 4 lakhs फ्रॉम 1st October टू 31st March। इसका 8% फॉर अगेन 6 मंथ्स। तो कितना कितना आ रहा है इंटरेस्ट आपका? 8,000 और सो इट इज 8,000 एंड 16,000। टोटल कितना हो गया आपका? सो 24,000 रुपीज का इंटरेस्ट आपने पे कर दिया होगा। इज इट? क्या आपने 24,000 इंटरेस्ट पे किया होगा? ऑब्वियसली हाँ। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर होता तो वहां पे आप कितना माइनस कर रहे होते? 24,000। द आंसर इज नो। अब क्वेश्चन में चेक करिए नोट्स अकाउंट्स नंबर 3 अगेन। यहां पे दिख रहा है आपको आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, दिख रहा है क्या? 20,000 से 10,000 हो गया है। तो ये क्या हो गया है आपका? कम हो गया है। इसका मतलब आपने 24 तो पे किया ही किया होगा, पिछली बार का 10,000 भी पे कर दिया होगा। तो अल्टीमेटली आपने फाइनेंसिंग में कितना माइनस करना होगा? 34,000। इज दैट क्लियर? समझता है यहां तक? पर क्या हम लोग फाइनेंसिंग बना रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग क्या बना रहे हैं? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में इतना ही काम होगा। आपको जस्ट ही बताया था मैंने कि अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या अनक्लेम्ड डिविडेंड है करंट लायबिलिटी में, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो प्लीज इग्नोर दैट पॉइंट अगेन एंड वी आर ओनली कंसर्न विद दिस 24,000। सो वेयर विल इट बी रिटन? कहां लिखेंगे इसको हम लोग? क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट पेड ऑन debentures. So it will be interest paid on debentures. How much? 24,000। समझ पा रहे हैं सब चीजों को? ठीक है, तो ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ पे आते हैं। बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन 1st April 2024। साल के शुरुआत में ही आपने बैंक का लोन क्या कर दिया? पे बैक कर दिया। सो यहां पे अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी बट वी आर कंसर्न विद द इंटरेस्ट। तो अगर आपने साल की शुरुआत में ही पे कर दिया था तो पूरे साल भर कौन चला होगा? आपके पास पहले थे 4 lakhs, अब हो गए हैं 2 lakhs। तो 4 lakhs में से 2 lakhs आपने पहले ही पे कर दिया, आपके पास बचा कितना? 2 lakhs। वो पे किया होगा, उसके ऊपर चला होगा इंटरेस्ट। तो कितना आ जाएगा? तो 2 लाख का 10%, बिकॉज इट्स 10% बैंक लोन। तो यहां पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। और यही अमाउंट जाके कहां माइनस होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सो इट इज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2 lakhs का 10%। आपके पास साल के शुरुआत में 4 लाख के, दैट इज पिछले साल, इनफैक्ट आपके पास पिछले साल 4 लाख का बैंक लोन था। जैसी इस साल की स्टार्टिंग हुई, क्या कर दिया आपने? बैंक लोन 2 लाख रुपए चुका दिए। तो बचा कितना? वही चला होगा पूरे साल भर। तो उसी जो साल भर चला उसी के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करोगे, दैट इज 10%। सो इट विल गिव यू 20,000 रुपीज। समझता है यहां तक? नेक्स्ट, ये खत्म हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ क्या लिखा हुआ है? इंटरम डिविडेंड पेड 30,000। 30,000 रुपए का आपने इंटरम डिविडेंड पे किया। अगेन इट विल हैव डुअल इफेक्ट। पहला कहां जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या हो जाएगा वो? माइनस। दूसरा कहां जाएगा? वर्किंग नोट, इंटरम डिविडेंड, हाउ मच? सो ये आ गया आपके वर्किंग नोट में 30,000 एज योर इंटरिम डिविडेंड। So this is your interim dividend. Is that okay? ठीक है। नंबर 6,
नंबर 6 क्या लिखा हुआ है आपके पास? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में चेक करिए ऊपर जाकर कहीं पे, डू वी हैव द प्रोविजन फॉर टैक्स इन द क्वेश्चन? है क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में? यस वी डू हैव। आपके बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में सी वाला ऑप्शन जो है दैट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब मैंने बताया था अगर आपके पास बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स है एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, क्या करना पड़ता है? बनाइए प्लीज। सो वर्किंग नोट नंबर 4, so it will be working note number 4. We will make provision for tax account. देखिए इसके पहले की जो सब चीजें थी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो सब रिलेट कर रही थी आपको इन्वेस्टिंग या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। तो भले ही वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग को रिलेट कर रही थी पर उसका काम ऑपरेटिंग में भी होता है। बस वही समझाने के लिए ये पॉइंट्स डाले गए हैं यहाँ पे कि भले ही आपका लोन रीपेमेंट, मशीन खरीदना बेचना, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग बट रिलेटेड आइटम्स इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग देखेंगे। व्हाट इज द ओपनिंग? 1,50,000 एंड क्लोजिंग इज 2 lakhs। सो ये हो जाएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 योर ओपनिंग एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन 2 lakhs इज योर क्लोजिंग। इसको क्लोज कर देंगे। अब आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था शायद टैक्सेस पेड, ये गिवन है ना? टैक्सेस पेड गिवन है आपके पास। अच्छा मेड गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर हाउ मच? 1,80,000। तो आपको बताया था मैंने टैक्सेस पे करते हैं हम लोग डेबिट साइड में और बनाते कहां पर है? क्रेडिट साइड में। सो बाय क्या नाम लिखते हैं हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। करेक्ट। कितना? 1,80,000। सो यहां पे आपका आ जाएगा टू बैंक एंड नाउ दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। सो यहां पे आ जाएगा आपका हाउ मच? 3,30,000 इज द टोटल हैवी साइड। 330 यहां माइनस कर देंगे। सो 130 इज द अमाउंट ऑफ टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स विच वी हैव पेड ड्यूरिंग द ईयर। सो अब बताइए, so now we are not at all concerned with the previous year or the current year. We are just concerned with the taxes paid, this one that is to bank and the bias statement of P&L. तो टू बैंक का मतलब टैक्स पे किया, ये कहां जाता है आपका? टैक्सेस पेड। तो ये है आपका टैक्सेस पेड। तो यहां पे आ जाएगा 1,30,000 इन दी ब्रैकेट्स और आपका प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से आ जाएगा 1,80,000। ओके सो ये खत्म हो गया आपका 6th पॉइंट भी। अगेन मैं फिर बोल रहा हूं इस क्वेश्चन में मैंने मैक्सिमम चीजें डाली हुई हैं, मैं सब कुछ ही डाल के रखा हुआ है ताकि एक बार में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिवीजन हो जाए हम लोगों का। नेक्स्ट पढ़िए प्लीज क्या लिखा हुआ है? शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड हाउ मच? विच वॉज रिटन ऑफ फ्रॉम? अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ किया है तो मतलब कि प्रॉफिट क्या हो गया होगा? तो क्या ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है क्या? नहीं, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस इज द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो ये क्या हो जाएगा? एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो कि आपके इस हेड में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अगर राइट ऑफ किया गया है फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो वो यहां पर आ जाएगा। सो दिस इज शेयर इशू एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट था? 30,000। सो ये भी प्लस। तो जो भी अमाउंट्स आपके प्लस हो रहे हैं उसको मैं नॉर्मली लिख रहा हूं
जो भी आपके माइनस हो रहे हैं उनको मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका 7th पॉइंट। 8th पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 8th पॉइंट, द अंडरराइटिंग कमीशन पेड हाउ मच? 40,000 विच वॉज रिटन ऑफ फ्रॉम। अब क्योंकि आपने उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया है तो क्या यहाँ पे प्लस होगा क्या? इस पॉइंट का कुछ काम यहां पर नहीं है, बट ये फाइनेंसिंग में जरूर माइनस होगा। समझिएगा प्लीज इस चीज को। फाइनेंसिंग में आप शेयर इशू एक्सपेंसेस भी पे करोगे, माइनस करोगे, और अंडरराइटिंग कमीशन भी पे करके दैट इज माइनस करोगे। बट अब अंडरराइटिंग कमीशन यहां नहीं आएगा क्योंकि आपने वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ नहीं किया है। इज दैट ओके? बस यही चीज समझा रहा था मैं जब यहां पे लिखे हुए थे मैंने कि जब भी आपके पास कोई भी आइटम राइट ऑफ हुआ हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, तो ही वो अपीयर होगा आपके इस वाले सेक्शन में। ओके, ठीक है। अब 7th हो गया, 8th हो गया, 9th द लास्ट एडजस्टमेंट। क्या दिया हुआ लास्ट एडजस्टमेंट आपका? अच्छा, यहां पे देखिए बहुत ध्यान से, इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज फॉर हाउ मच? आपने 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए। किसका पार्ट है ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, तो वहां माइनस होगा। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेचे, किसका पार्ट है ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, वहां पे होगा। बट देयर इज अ लॉस, हाउ मच? तो जो लॉस हुआ उससे ही हम लोग कंसर्न है, वो यहां पे आ जाएगा। ओके, सो राइट डाउन प्लीज, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 30,000, तो ये भी आपका हो जाएगा प्लस। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यहां पे आकर प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे कुछ कुछ डेट्स गिवन है, दिख रही है क्या? सो मतलब कि इसमें इंटरेस्ट भी आना होना चाहिए, तो चेक करिए। यस, देखिए बैलेंस शीट में आपके पास एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स के अंदर बी पॉइंट लिखा हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 10% इन्वेस्टमेंट, दिख रहा है क्या? सो दीज आर 10% इन्वेस्टमेंट्स, इसमें आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता होएगा। तो यहां पे 4 लाख से 6 लाख हो गया है ये। अच्छा, ये सब कुछ परचेज सेल आपने कब किया है? साल के एंड में। तो पूरे साल भर कौन चला होगा आपके पास? 4 लाख वाले। ठीक है। अगर आपने साल के एंड में सब कुछ किया है, खरीदना बेचना, तो जो शुरू से चलते हुआ आ रहा है उसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो 4 लाख का 10% विल गिव यू हाउ मच? कितना? 40,000। अरे हाँ की ना, पक्का? अगर 40,000 आपको इंटरेस्ट मिलना है, जैसे ही आप ये कैलकुलेशन करते हो, आपका दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक दी करंट एसेट्स एज वेल। प्लीज चेक योर करंट एसेट्स। लास्ट आइटम ऑफ योर करंट एसेट कुछ दिख रहा है क्या? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसा इंटरेस्ट जो भी मिलना बाकी है। तो कितना मिलना बाकी है? 30,000, दिख रहा है क्या? पिछले साल कितना था वो? 20, अब कितना हो गया? तो 30,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलना बाकी है। सो यहां पर जो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 40,000, जैसे अभी कैलकुलेट किया उन्होंने, 4 लाख का 10% 40,000 में से 30,000 मिलना बाकी है, तो कितना मिल गया होगा? 10,000। ये काम आप कहां करोगे? अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप प्लस करोगे 10,000 ओनली। बट आपने अपनी इनकम कितनी बुक करी होगी? 40,000। क्यों? क्योंकि हम लोग जो अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या तो अकाउंट्स बनाते हैं, ये हम लोग बनाते हैं अक्रूवल बेसिस पर। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है चाहे कैश आया हो चाहे कैश ना आया हो, आपको उसको रिकॉर्ड करना है। अगर आपको याद हो 11th स्टैंडर्ड की कुछ चीजें, जब आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले लिखते थे आप टू सैलरी। इसमें आप प्लस करते थे आउटस्टैंडिंग सैलरी, भले ही वो पे नहीं की गई थी, पर आप उसको प्लस जरूर करते थे क्योंकि हम लोग अक्रूवल बेसिस फॉलो करते थे।
सो लाइकवाइज यहां पे भी आप अक्रूवल बेसिस के हिसाब से आपने कितनी इनकम बुक करी होगी, पूरी की पूरी 40,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा 10,000, बट यहां पे कितना माइनस होगा, 40,000 एज अ होल। तो प्लीज कंपेयर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। यहां पे आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 40,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 40,000। इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप फुल फ्लेजेड कैश फ्लो बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग की फुल फ्लेजेड कैश फ्लो की ही है। इसके बाद संडे को आपका टेस्ट होगा। हर संडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा जैसे ही हमारा कोई चैप्टर खत्म होगा। तो इज दैट ओके? चलो नेक्स्ट। सो यहां पे ये खत्म हो गया आपका लास्ट वाला 9th एडजस्टमेंट। अगर इतना हो गया है तो प्लीज कम बैक टू योर बैलेंस शीट नाउ। सो बैलेंस शीट में आ जाएंगे प्लीज। सबसे पहली चीज आपके पास गिवन है शेयर कैपिटल, दिख रहा है क्या? कितने से कितना हो गया? 5 लाख से 7 लाख। प्रीवियस ईयर इट वाज 5 लाख, करंट ईयर इट इज 7 लाख। तो दिस इज कंसर्न विद विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपको फाइनेंसिंग में लिखना होता है प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। यहां पे इसका कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इस पॉइंट को। बी पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपके पास? रिजर्व सरप्लस। नोट नंबर में 1 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या? आइए अपने नोट्स अकाउंट्स में, यहां लिखा हुआ है सबसे पहला आइटम क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पहले देखिए कितना था? 1 लाख। अब कितना हो गया? आपका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, पर वो क्या हो गया है? सो क्या ये नेट प्रॉफिट है क्या? इट्स अ नेट लॉस। सो ये होता है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लिखवाया था मैंने। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकल के आता है आपका? ये वाला आइटम, द डिफरेंस ऑफ सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। क्योंकि अमाउंट नेगेटिव आ रहा है, सो वी विल राइट 50,000 इन द ब्रैकेट्स। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे 50,000 इन दी ब्रैकेट्स। ओके, ये हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव 50,000। अब नेक्स्ट आइटम गिवन है आपके पास जनरल रिजर्व, दिख रहा है क्या? जनरल रिजर्व आपके पास पहले था 2 लाख, अब हो गया है 4,50,000। कितना डिफरेंस आ गया? 2,50,000। सो करंट ईयर 450 में से आप माइनस करोगे 2 लाख, यू विल गेट द डिफरेंस एज 2,50,000। सो जनरल रिजर्व यहां पे आके प्लस हो जाएगा 2,50,000। जनरल रिजर्व 2,50,000। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, वापस से बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व सरप्लस हो गया। नेक्स्ट है आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नंबर 2 डला हुआ है। तो नंबर 2 इज 10% बैंक लोन, कर लिया लोन, इंटरेस्ट उसका पे कर दिया था ऑलरेडी। 8% डिबेंचर्स का भी इंटरेस्ट और डिस्काउंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा काम खत्म हो चुका है हमारा। बैक टू द बैलेंस शीट। नेक्स्ट है आपके पास करंट लायबिलिटीज, दिख रहा है क्या? करंट लायबिलिटीज में पहला आइटम क्या गिवन है आपके पास? ट्रेड पेबल्स। अर्लियर इट वर 3 lakhs, नाउ इट हैज बिकम, तो क्या हो गया? डिक्रीज की इंक्रीज? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो ये रहा आपका डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी वाला सेक्शन। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स। सो यहां पे आएगा आपका ट्रेड पेबल्स 1 लाख। ट्रेड पेबल्स 1 लाख। ओके, यहां तक क्लियर? जैसा कि आपको समझाया था मैंने, इन सभी को अमाउंट्स लिखकर बाहर करेंगे इन दी ब्रैकेट्स। अभी सिंपली लिखते जाएंगे। ट्रेड पेबल्स के बाद आपके पास नेक्स्ट आइटम क्या गिवन है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अभी समझाया था, इट इज एन एक्सेप्शन फॉर अ करंट लायबिलिटी।
तो क्या वो यहां पर आएगा? क्या नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। हम लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना चुके हैं ऑलरेडी, तो ये भी यहां पे नहीं आएगा, काम हो चुका है। नेक्स्ट क्या है आपका? अदर करंट लायबिलिटीज में नंबर 3 अनक्लेम डिविडेंड और आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके, तो कुछ करना है क्या इसका? वैसे एक्सेप्शन होता है, कुछ काम का ही नहीं है ये चीज। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नंबर 4। तो नंबर 4 पे आएंगे प्लीज। मशीनरी का काम ऑलरेडी कर लिया हम लोग को, यहां पे शायद प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन हो गया था। इज दैट ओके? बिल्डिंग दिख रहा है आप लोगों को? क्या से क्या हुई बिल्डिंग? 1 लाख से 3 लाख। परचेज ऑफ बिल्डिंग कहां जाएगा? ये यहां पे आएगा क्या? ठीक है। फर्नीचर क्या से क्या हो गया? तो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। अगर आपका अमाउंट किसी भी एसेट का 15% तक कम होता है तो हम लोग क्या मानेंगे? डेप्रिसिएशन। तो यहां पे जगह तो इतनी बची होगी नहीं, अभी 2 आइटम्स और आने हैं। सो यहां पे मैं ऊपर से हटा देता हूं ये। सो ये आएगा आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना अमाउंट आ रहा है? 30,000। सो 30,000। अब यहां पे हमारा दिमाग ये बोलता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट्स इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट फर्नीचर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होते हुए भी उसका एडजस्टमेंट कहां आ गया आपका? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, नॉन करंट एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को देखते से ही इग्नोर मत करिएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो इसमें भी कुछ ना कुछ चीजें छुपी हो सकती हैं। नेक्स्ट, ये हो गया कंप्लीट आपका। वापस से बैलेंस शीट पे आएंगे। नेक्स्ट दिख रहा है आपको गुडविल, दिख रहा है क्या? गुडविल अर्लियर इट वाज 1 लाख, नाउ इट हैज बिकम। अगर आपकी कोई भी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम लोग क्या मानते हैं? amortization. So it will also appear यहीं पे। So this will be amortization of goodwill. So it is 50,000. So this is 50,000. So ये हो गया आपका गुडविल। नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दिख रहा है क्या? कर चुके ऑलरेडी हम लोग, उसका इंटरेस्ट भी निकाल चुके। नेक्स्ट है आपके पास इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज करंट एसेट, एक्सेप्शन नहीं होता। तो इन्वेंट्रीज क्या से क्या हो गया आपका? 2 लाख से। तो अगर ये कम हो रहा है तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स कहां जाएगा? डिक्रीज इन करंट एसेट वाले सेक्शन में आ जाएगा। सो इट इज इन्वेंट्रीज 1 लाख। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज वाले सेक्शन में 1 लाख। नेक्स्ट इज योर ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या हो गया ट्रेड रिसीवेबल्स के आपके साथ? इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 3 to 5। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स हाउ मच? तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स ये आ जाएगा आपका 2 lakhs। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, सो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स आपका बढ़ रहा था तो यहां पे आ गया 2 lakhs। नेक्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्या समझाया था अभी? सीबीएसई के लिए एक्सेप्शन है तो यहां पे नहीं आएगा वो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगेन नॉट द पार्ट। अदर करंट एसेट्स, अक्रूड इंटरेस्ट कटवा चुका था, एक्सेप्शन। दिस एंड्स द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? टू क्लोज द वर्किंग नोट। सो यहां पे 250 minus 50 2 lakhs, 380,
470, 5 लैक्स आ गया, 5 लैक्स। सो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है 5 लैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आपका आ गया है दैट इज योर 5 लैक्स। तो ये आ जाएगा आपके बाहर वाले सेक्शन में 5 लैक्स टोटल होके बाहर आ जाएगा ये। तो दिस इज 150 प्लस 50, 230, 230, 230, 250, 250, 274, 3 लाख 4, 3 लाख 74 आ रहा है क्या 374? सो इट इज 3 लाख 74,000। 294 आ रहा है, फिर चेक कर लेते हैं। 150 प्लस 50, 2 लैक्स, 230, 230, 254, 274, 304, 374 आ रहा है मेरा। नहीं कुछ नहीं रेस किया। नहीं मैंने वो हटाया था नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, यस ये माइनस होगा आपका। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस होगा, बाकी सब प्लस होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 334, 294, तो ये हो जाएगा आपका 294। ये बेसिक मैथ्स होती है। अगर आपने किसी चीज को, समझेगा प्लीज बहुत ध्यान से, बच्चों ऐसी बातें हैं ये, अगर आपने किसी चीज को, आप जीरो पे खड़े हो, किसी को आपने बाय चांस प्लस कर दिया है, उसको माइनस होना था, दैट इज उसको जाना था 2 किलोमीटर इधर, वो पहुंच गया 2 किलोमीटर इधर, तो आपको डबल अमाउंट से माइनस करना पड़ेगा। वो बहुत ही बेसिक मैथ्स होती है, ऐसी गलती आप लोग कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे प्लीज, कि अगर यहाँ पे आप बाय चांस माइनस का साइन लगा रहे हैं, उसको डबल अमाउंट से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ अगर आप किसी को माइनस की जगह पर प्लस कर रहे हैं, तो डबल अमाउंट से प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेसिक मैथ्स। सो ये हो गया 294। तो 5 लैक्स प्लस 294 विल गिव यू, अभी भी ऐसा कोई है जिसका आंसर 294 नहीं आ पा रहा हो? मैं दिखा देता हूं फिर से कैलकुलेशन करके। 1,50,000 प्लस 50 2 लैक्स, 2 लैक्स प्लस 30 230, 20 और 20 आपस में प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो 230 प्लस 24 254, 254 प्लस 20 274, 274 प्लस 30 304, 304 प्लस 30 334, 334 में से अगर आप माइनस करोगे 40,000, तो ये आ जाएगा आपका 294, ठीक है। इज दैट ओके नाउ? दैट्स ग्रेट। सो ये हो गया 294, 794। सो यहां पर ये 1 लाख बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव अमाउंट। यहां पे ये भी बाहर आ जाएगा आपका। अब ये अमाउंट आप लिखोगे अल्टीमेटली नेगेटिव इन द ब्रैकेट्स, क्योंकि ये सेक्शन था आपका माइनस वाला। सो 794 प्लस 1 894, 894 माइनस 3, ये यहीं पे आएगा, यस। सो दिस इज 5,94,000। अब यहां पे टैक्सेस पेड ही अकेला है, सो यहां पे इसको बाहर कर देते हैं अपन लोग। दिस इज नथिंग, दिस इज ऑल्सो नथिंग, डैश ये आ गया बाहर। 1,30,000 इन दी ब्रैकेट्स, सो ये हो जाएगा आपका 4,60,000। सो दिस इज द अल्टीमेट आंसर। एंड हम लोगों ने लिखा हुआ था फ्लो फ्रॉम, और फ्लो फ्रॉम ही आया है, इट इजंट यूज्ड इन। तो दिस वाज द प्यारा सा क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें कवर अप करने की कोशिश करी थी। अगेन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग घर जाकर ये क्वेश्चन को फिर से करेंगे सॉल्व खुद से,
एंड आई जस्ट होप, एक काम कर सकते हैं आप लोग क्या, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग किया है, क्या आप लोग पूरा फुल बना सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट? ट्राई करिएगा पूरा फुल कैश फ्लो खुद से सॉल्व करने का। ऑपरेटिंग आंसर आपके पास आ ही चुका है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग और बना लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। एंड आई होप आप लोगों ने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के क्वेश्चंस घर में जाके किए होंगे, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फुल फ्लेजेड कैश फ्लो पढ़ेंगे।